नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन 4 खबरों से जिन पर विस्तार से होगी बात। पहली खबर आज महाराष्ट्र झारखंड के प्रचार युद्ध में नेताओं की बिगड़ी जुबान की होगी। क्या नेताओं के विवादित बयान प्रभावित करेंगे चुनाव परिणाम, पूछेंगे। दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र झारखंड में प्रचार का लाउडस्पीकर तो थम गया, लेकिन दिल्ली के दंगल का तापमान कैसे बढ़ गया। 2025 के लिए राजधानी में कैसे कौरवों पांडवों का चुनावी कुरुक्षेत्र सज रहा है, ये भी दिखाएंगे। भारत की बात पे चर्चा मणिपुर की भी होगी। सवाल पूछेंगे कि 18 महीने से सुलगते मणिपुर की सुध आखिर कौन और कब लेगा। इसके अलावा पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ की उस खुली चुनौती पर स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए होगी, जिसपे उन्होंने कह दिया है कि आप ठेके बंद कर दो, मैं शराब पर गाने गाना छोड़ दूंगा। क्या है पूरा विवाद, विस्तार से इस पर होगी बात। लेकिन शुरुआत करेंगे अपनी पहली बड़ी खबर के साथ, जिसमें पहली खबर का केंद्र चुनावी नारे और बिगड़े बयान है। महाराष्ट्र और झारखंड समेत उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर आज थम गया, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में नारों और बयानों से नई नई परिभाषाएं गढ़ी गई। नारों के नए नए व्याकरण तैयार हुए हैं। पार्टियों के नारों और नेताओं की बयानबाजी ने भाषा की मर्यादा तोड़ने का अभूतपूर्व स्तर छुआ है। आज सबसे पहले हम चुनावी नारों और बयानों की एक डिक्शनरी आपके सामने खोलने जा रहे हैं। इसे आप नारों बयानों का लिटमस टेस्ट भी कह सकते हैं। ये डिक्शनरी हमने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव अभियान का पूरा शोध करने के बाद अपने दर्शकों के लिए तैयार की है। इस डिक्शनरी में शामिल नारों और बयानों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर है बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी काफी लोकप्रिय रहा और महाराष्ट्र और झारखंड में भी इस नारे की चमक फीकी नहीं पड़ी। इसके अलावा पीएम मोदी का एक है तो सेफ है, जिसकी काट में कांग्रेस ने कौन सेफ है किसका सेफ है का नैरेटिव दिया। उद्धव ठाकरे ने शब्दावली को कटेंगे बटेंगे से फटेंगे तक पहुंचा दिया। इन नारों के अलावा कई विवादित बयान जैसे छोटा पोपट, डाकू, जोकर, वोट जिहाद, धर्म युद्ध, जहरीला सांप जैसे शब्दों ने भी चुनावी बयानों में अपनी जगह बनाई। इन शब्दों को सुनने के बाद आपको नेताओं की भाषा की मर्यादा का स्तर तो पता चल ही गया होगा, लेकिन इन नारों और बयानों को लेकर कुछ सवाल भी उठते हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। आगे उन सवालों के साथ हम इसे विस्तार देंगे, लेकिन पहले 120 सेकंड में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी अभियान के विवादित बयानों वाली हाइलाइट्स देखिए। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। राहुल गांधी जी ने यहाँ पर बड़ी तिजोरी लाई थी। महाराष्ट्र के तिजोरी पे एक प्रकार का डाका डालने के लिए आए। पोस्टर है छोटा पोपट, कर दी अपनी पार्टी चौपट। और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। हम पटे थे इसलिए कटे थे, पटेंगे तो जोकर येतोय भगवे कपडे घालून बिचारा आमच्या भगव्या कपड्याचा अपमान करतो। 23 तारीख को तुमको फाड़ेंगे। अरे अण्णा, आता आपली ताकद दाखवून द्या। हे जर वोट जिहाद करणार असतील तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ। देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? चुने हुए सी बिना करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। भारत की बात पे अब कुछ सवालों पर जल्दी से फोकस कर लेते हैं, जैसे चुनावी भाषणों या नारेबाजी में नेता भाषा की मर्यादा का ध्यान आखिर क्यों नहीं रखते।
क्या जानबूझकर चुनावी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए भाषा की मर्यादा को भुला दिया जाता है? क्या ये नारे और बिगड़े बयान सिर्फ चुनावी शोर का हिस्सा बनकर रह जाते हैं या चुनावी नतीजों पर भी इनका कोई असर दिखता है? क्या चुनावी नारे वोट की लड़ाई में मुद्दा या एजेंडा सेट करने की ताकत रखते हैं? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की राय इन नारों और विवादित बयानों को लेकर क्या है, पहले वो आप सुनिए। इसके बाद आपके सामने उन नारों और बिगड़े बयानों की फाइल खोलेंगे जिनको लेकर चुनावी पंडितों का मानना है कि इन्होंने वोट की लड़ाई को कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर किया है। चुनाव के समय में रैलियों में दूसरी पार्टी के कमियों के बारे में जिक्र करते हैं और उस खासकर व्यंग के तौर पर, तो लोगों की तालियां बजती हैं और लोग उसे पसंद करते हैं। और कई बार लोगों की तालियां और उनकी जो पसंद है पार्टी के लिए कुछ न कुछ वोट भी मोबिलाइज करते हैं। मुझे लग रहा है यही वजह है कि आज हम चुनावी अगर रणनीति में देखें, चुनावी रैलियों में देखें, नारों में देखें, तो बिगड़ते हुए बोल, बिगड़ते हुए स्वर हमें दिखाई पड़ते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अपनी विशेष जानकारी या स्टडी के आधार पर एक राय रखते हैं, लेकिन तथ्य क्या कहते हैं, यहाँ इसको डिकोड करने की जरूरत है। यहाँ हमने कुछ ऐसे नारों और बयानों का चयन किया है जिनको लेकर माना जाता है कि इन्होंने चुनाव नतीजों को कुछ हद तक प्रभावित किया। पहले बात नारों की कर लेते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का जो नैरेटिव हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटरों के सामने रखा, माना जाता है कि उसने भी बीजेपी की हैट्रिक लगाने में योगदान दिया। अब देखना यह होगा कि क्या ये नारा महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी बाजी पर असर डालेगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस नारे को लेकर बीजेपी दो धड़ों में बटी हुई नजर आई। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से अब की बार 400 पार के इर्द गिर्द पूरा कैंपेन तैयार किया गया, लेकिन नतीजे उतने उत्साहजनक नहीं रहे। पहली बार बीजेपी को गठबंधन राजनीति का स्वाद चखना पड़ा। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ खेला होबे का नैरेटिव खड़ा कर दिया। चुनाव में टीएमसी का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा। इसके अलावा 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने नारा दिया, अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता जीतने में कामयाब रहे। यहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव का जिक्र कर लेना भी जरूरी है, जब बीजेपी ने अब की बार 300 पार का नारा दिया था और वो हिट भी रहा। बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 303 सीटें जीत ली। ये तो हुई नारों की बात, लेकिन बीते कुछ सालों में नेताओं की तरफ से ऐसे विवादित बयान भी दिए गए जिनको लेकर माना जाता है कि उन्होंने नतीजों को प्रभावित किया। जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से कर डाली। इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं ने कई बार ऐसे नेगेटिव बयान दिए हैं जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचा है। 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। उस समय वो गुजरात के सीएम थे। माना जाता है कि इस बयान से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ और बीजेपी की सरकार बनी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहकर हमला बोला। बीजेपी ने इस बयान को अपने प्रचार का हथियार बनाकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। 2017 में एक बार फिर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया। गुजरात चुनाव में सत्ता परिवर्तन की बेहद करीब पहुंची कांग्रेस के हाथ से मौका चला गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया। यहां भी कांग्रेस का दांव पार्टी को बैकफायर कर गया। 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की तुलना रावण से कर डाली। परिणाम फिर कांग्रेस सरकार बनाने में विफल हो गई। तो वैसे मौजूदा चुनाव में केंद्रीय चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को भड़काऊ बयानों के मामले में नोटिस जारी किया था। 18 नवंबर तक नोटिस का जवाब देने को कहा था। हालांकि इस पर दोनों ही अध्यक्षों ने आयोग से 7 दिन की मोहलत और मांगी, जो आयोग ने दे भी दी। यहाँ चुनाव आयोग की सतर्कता सही है, लेकिन क्या आयोग ने आते आते देर नहीं कर दी? सवाल तो बनता है। आइए बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के बाद अब रुख कर रहे हैं हम दिल्ली का, जहां अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं, लेकिन नारों का शोर महाराष्ट्र और झारखंड जैसा ही सुनाई दे रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार थमने के बाद नेताओं का पूरा फोकस दिल्ली की ओर मुड़ गया है। लिहाजा राजधानी का माहौल समय से पहले ही चुनावी हो गया है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड की तरह यहां भी उनकी बातों में जनता से जुड़े मुद्दे नदारद हैं।
आप दिल्ली में चुनाव की तैयारी में जुटे नेताओं की बातें सुनेंगे तो उसी तरह के शब्द सुनाई पड़ेंगे जैसे महाराष्ट्र या झारखंड के चुनाव में उछल रहे थे। यकीन ना हो तो चलिए आपको मिसाल के तौर पर बता दें कि धर्म युद्ध महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव प्रचार में इसका खूब इस्तेमाल हुआ। अब यह दिल्ली में इस्तेमाल किया जा रहा। घुसपैठिए झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी ने यह मुद्दा खूब उछाला। अब दिल्ली में माहौल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। हिंदू और सनातन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव प्रचार में इनका भी खूब जिक्र हुआ। अब ये दिल्ली की चुनावी राजनीति में अपनी जगह बना चुके हैं। इस लिस्ट में 3 नए शब्द भी जुड़ गए हैं। ये शब्द हैं कौरव, पांडव, कुरुक्षेत्र और रावण। दिल्ली के दंगल में इनकी एंट्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने करवाई है। हम आपको बारी बारी से दोनों नेताओं की बातें सुनवाएंगे। शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल के बयान से। कौरवों के पास अथाह शक्ति थी, अथाह सेना थी, अथाह पैसा था। पांडवों के पास श्री कृष्ण भगवान थे और कुछ नहीं था उनके पास। हमारे पास भी भगवान है। केजरीवाल ने महाभारत का जिक्र किया तो जवाब में बीजेपी रामायण ले आई और दिल्ली की राजनीति में रावण की एंट्री करवा दी। से कैलाश गहलोत ने कहा है कि हाँ, आम आदमी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार है, तो आप समझ लीजिए कि उनका इशारा भ्रष्टाचारी रूपी रावण अरविंद केजरीवाल के लिए। और महाभारत हो या रामायण, दोनों ही अपने ऐतिहासिक युद्ध के लिए जाने जाते हैं और इन दोनों धर्म युद्धों के जरिए दिल्ली की सियासी लड़ाई का मैदान भी सजने लगा है, जिसके लिए दोनों ही पक्ष एक दूसरे के धुरंधरों को अपने पाले में लाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में 7 साल तक मंत्री रहे कैलाश गहलोत इसका सबसे बड़ा और लेटेस्ट एग्जाम्पल है। कैलाश गहलोत ने कल आम आदमी पार्टी और मंत्री की कुर्सी छोड़ी, आज बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी बदलने वालों में कैलाश गहलोत अकेले नहीं हैं। हाल ही के दिनों में दिल्ली में कई नेता इधर से उधर हुए हैं। आपको उनमें से कुछ बड़े चेहरों के बारे में भी बता देते हैं। सुमेश शौकीन कांग्रेस के पूर्व विधायक थे, आज आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो गए। वीर सिंह धिंगान कांग्रेस में थे, अब आम आदमी पार्टी में हैं। इसी तरह अनिल झा हैं, वो बीजेपी का बड़ा पूर्वांचली चेहरा थे, लेकिन अब झाड़ू थाम चुके हैं। मतीन अहमद कांग्रेस का बड़ा मुस्लिम चेहरा थे, अब वो भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह राजेंद्र पाल गौतम है, वो केजरीवाल सरकार में मंत्री रह चुके थे, लेकिन सितंबर में वो कांग्रेस में चले गए। राजकुमार आनंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री रह चुके थे, लेकिन जुलाई में वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। पाला बदलने के इस खेल में जनता का हित कम और नेताओं पार्टियों का हित ज्यादा होता है। इसमें कोई एक नेता या पार्टी नहीं, सब शामिल है। वैसे दिल्ली के चुनावी रण में घुसपैठियों का जिक्र भी खूब हो रहा है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 15 नवंबर को एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर और एनएमसीडी के चेयरमैन को भेजी गई। एलजी ने इस चिट्ठी में घुसपैठियों की संख्या में अचानक हुई बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की और अफसरों को इस पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए। ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है और बीजेपी इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। घुसपैठिए हैं वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, अपने वोटरों को बढ़ाने के लिए उसने कई घुसपैठियों को फेक आधार कार्ड, फेक राशन कार्ड जो है वो देने का प्रयास किया। इसकी जांच का हम स्वागत करते हैं। दिल्ली की एक बड़ी आबादी घर, रोजगार, पढ़ाई और दवाई जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है और प्रदूषण और यमुना की गंदगी दिल्ली वालों के लिए परमानेंट समस्याएं बन चुकी है, लेकिन नेताओं के पास इससे निपटने का कोई रोड मैप नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश में पिछले साल के कंपैरिजन में 60% पराली जलाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है वो मध्य प्रदेश में जलाई जा रही है। अगर पंजाब की सरकार पराली जलाने को कम कर सकती है तो बाकी राज्यों में ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्यों केंद्र सरकार इस मुद्दे पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है? क्यों केंद्र सरकार पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही? पोल्यूशन का सल्यूशन निकालने के लिए 365 दिन काम करना होता है। अरविंद केजरीवाल जी 365 दिन में से 364 दिन अपने एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करते हैं। भारत की बात पे अब बात देश के पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर की। दिल्ली से करीब 2400 किलोमीटर दूर मणिपुर फिर से अशांत है। 18 महीने से मणिपुर हिंसा और हंगामे की आग में झुलस रहा है। कहने को तो मणिपुर में चुनी हुई सरकार, मुख्यमंत्री है, पुलिस तंत्र है,
लेकिन फिर भी मणिपुर का हाल बेहाल है। कुछ दिन की शांति के बाद एक बार फिर वहां हिंसा की चिंगारी भड़क उठी है। इतना सब होने के बाद भी न्यूज चैनल्स और अखबारों की हेडलाइंस में इस राज्य की ज्यादा चर्चा नहीं दिखती। लेकिन आज एबीपी न्यूज पर हम मणिपुर के हालात देश के सामने रखेंगे। आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों देश का ये पूर्वोत्तर राज्य शांति के रास्ते पर आते आते हिंसा के शोलों में फंस जाता है। बीते एक हफ्ते से मणिपुर में हत्याएं हो रही हैं, मंत्रियों और विधायकों के घर पर हमले हो रहे हैं, आगजनी हो रही है। एबीपी न्यूज के रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल मणिपुर में ग्राउंड जीरो पर हैं। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मणिपुर में हालात एक बार फिर बिगड़े हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मणिपुर के बीजेपी कार्यालय के बाहर और आप देख रहे हैं यहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं और इसकी वजह यह है कि अब तक मणिपुर के 3 मंत्रियों और 6 एमएलए के घर को आग के हवाले किया गया है और प्रदर्शनकारियों का ये आरोप है कि पिछले 1.5 साल से जो मैतई और कुकी समुदायों के बीच में आपस में तनातनी चल रही है, जो खून खराबा चल रहा है, उसको ठीक से हैंडल नहीं किया जा रहा है और नेताओं पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। कोशिश तो मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के पुराने घर को भी आग के हवाले करने की गई थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर ऐसा नहीं होने दिया और प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। हालांकि आज कर्फ्यू लगा हुआ है। 6 ऐसे पुलिस स्टेशन के इलाके हैं जहां डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करके वहां पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट लगा दिया गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को चुनाव प्रचार छोड़कर मणिपुर के हालात पर बैठकें करनी पड़ रही हैं। राज्य के 6 जिलों में आफ्स्पा यानी सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम फिर से लागू करना पड़ गया है। कई जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है, जगह जगह इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। गुस्साई भीड़ सरकारी नुमाइंदों के घरों को निशाना बना रही है। एमएलए आरके ईमो के घर पर भी इम्फाल में हमला किया गया। इस वक्त मैं ईमो के घर के बाहर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक वोट देके इन्हें विधायक और मंत्री बनाती है, उसी पब्लिक से बचने के लिए अब ये लोहे के पूरे लंबे लंबे गेट लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी आगे से अंदर प्रवेश ना कर पाए और ये बिल्डिंग का काम दिन रात चल रहा है। ये गेट इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ भी शनिवार और इतवार को जिस तरह से भीड़ ने हमला किया, ये सामान को तोड़ दिया गया, ये जो लगाया गया था, और भीड़ अंदर घुस गई। कहा यह जा रहा है कि विधायक के घर के अंदर रखे सोफा सेट तक जला दिए गए। अब ये भीड़ जो वोट डालती है वो अंदर ना घुसे, उसको रोकने के लिए ये लोहे की बड़ी बड़ी शीट्स लगाई जा रही हैं। इन गेट्स को लगाया जा रहा है और देखिए ऊंचाई कितनी ऊपर तक है ताकि कोई भी अंदर किसी भी हाल में ना घुस पाए। ये हालात आखिर बने क्यों, सवाल ये उठता है। पिछले 1.5 साल से कुकी और मैती समुदाय के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जो हिंसा चल रही है, उसका अंत नहीं दिख रहा। लिहाजा उसी के चलते अब इम्फाल में भी ये गुस्सा फूटने लगा है। 18 महीने हो चुके हैं। दिनों का हिसाब लगाएं तो 540 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। इस दौरान मणिपुर में 5000 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई, 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग घायल हुए हैं, 70,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। इतना ही नहीं, नफरत और बदले की ये आग 5000 से ज्यादा मकानों और दुकानों को राख कर चुकी है। बीजेपी के एमएलए सपम कुंजा केशवर सिंह के घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एमएलए के घर के बाहर जलाई गई गाड़ियों की। 24 घंटे पहले ये हमला किया गया था और प्रदर्शनकारियों का ये आरोप है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से दोनों समुदायों के बीच में जो हिंसा चल रही है, उसको रुकवाने के जो प्रयास होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। ये तो तस्वीर एमएलए के घर के बाहर की है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने एमएलए के घर के अंदर के हालात को भी नहीं बख्शा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एमएलए के घर में, जहां प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ गाड़ियों में तोड़फोड़ की बल्कि उनके घर को भी निशाना बनाने की कोशिश की। ये वो गाड़ियां हैं जो उनकी एस्कॉर्ट में तैनात थी। जो सुरक्षाकर्मी उनके साथ चलते थे उनको बुरी तरह से तोड़ा गया है, पथराव से, लाठियों से, डंडों से। सभी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। ये एमएलए का दफ्तर है और जहां पर सामने आप देख रहे हैं कि कुंजा केशवर राव की तस्वीर लगी हुई है और
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।